स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग विषय लेकर आपके समक्ष आते हैं और आपके सवाल लेते हैं, विशेषज्ञों से जवाब भी पाते हैं। आज जो हम विषय लेने वाले हैं वो है नाक से खून आना। कई बार हम देखते हैं कि नाक से खून आ रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन आज आप जान पाएंगे कि इसके पीछे कई बार सामान्य कॉमन कारण भी हो सकते हैं और कई बार इसके पीछे बहुत गंभीर कारण भी हो सकते हैं। तो इसको लेकर आपके अंदर जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, आज आप हमसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आपकी मुलाकात अपने आज के विशेषज्ञ के साथ कराएंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 22822607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 065122822607। तो आप इसी समय इसी फ़ोन नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं और नाक से जो खून आता है, नेज़ल ब्लीडिंग जो होती है, उससे संबंधित सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आपकी मुलाकात हमारे आज के विशेषज्ञ से मिलवा देते हैं। आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जन भी हैं, डॉक्टर शिवाश्मी नागल, जो कि मां राम प्यारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रांची में कार्यरत है। तो डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में, हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हमने हमारे दर्शकों को फ़ोन नंबर दे दिया है, विषय बता दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनका फ़ोन आने लगेगा। लेकिन जब तक उनका फ़ोन आता है मैम, डॉक्टर साहब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि नाक से कई बार ब्लीडिंग होती है, खून आता है और हम समझ नहीं पाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं? सामान्य कारण है या कुछ गंभीर भी हो सकते हैं? देखिए, नाक से खून आना एक इतनी आम बीमारी है कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, कभी ना कभी एक बार ऐसा हुआ होता है कि नाक से बहुत ज़्यादा ब्लड आया हो। जी जी। तो उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि नाक और साइनसेस का रोल क्या होता है, उनका काम क्या होता है। नाक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर म्यूकोसा, मतलब पतला चमड़ी, जिसे हम लाल चमड़ी हमारे मुंह के अंदर रहता है, उस तरह का चमड़ी रहता है। उसका काम रहता है कि जो भी सांस हम ले रहे हैं उसका तापमान और उसकी नमी, ताकि वो हम तक, हमारे लंग्स तक जब तक वो हवा पहुंच रही है तब तक वो बॉडी टेम्परेचर पे हो और वो बॉडी मॉइस्चर हो। ये काम हमारे नाक और हमारे साइनसेस का रहता है कि उनका पूरे दिन वो 24 घंटे ये काम करते हैं कि जो भी हवा हम ले रहे हैं उसका टेम्परेचर और उसका मॉइस्चर वो कंट्रोल करते हैं। जी। तो अगर हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ ड्राई हवा है या यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई या बहुत लो है, तो हमारी नाक को एक तरीके से एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो बहुत कॉमन कारण जो हम देखते हैं वो है कि नाक के अंदर सूखापन होना। सूखेपन की वजह से या तो नाक में पपड़ी जमेगी, और क्योंकि नाक के अंदर पतली चमड़ी है जिसे हम म्यूकोसा बोलते हैं, तो वो पपड़ी जब हटेगी तो उसके पीछे से काफ़ी सारी ब्लीडिंग आती है। जी। दूसरा कारण जो बचपन में भी है कि अगर बच्चा गिरेगा, क्योंकि नाक हमारा एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, कभी भी चोट लगा मुंह के बल अगर आप गिर रहे हैं या साइड में भी गिर रहे हैं, तो नाक एक ऐसी चीज़ है कि कभी ना कभी उस पर चोट लगेगी ही। और जब चोट लगेगी तो नाक के अंदर का जो ब्लीडिंग है वो नॉर्मल ब्लीडिंग जैसा नहीं होता है, जैसे 1 बूंद 2 बूंद उस तरह का ब्लीड नहीं होता है, वो काफ़ी सारा होता है। तो इसीलिए नाक का ब्लीडिंग हमेशा हर किसी को याद रहता है कि इस 2 साल पहले हमें नाक से ब्लीड हुआ था, उस तरह से। बिल्कुल। और हम देखते भी हैं कि बचपन में ज़्यादा ये शिकायत होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे नाक से खून आना, ये बहुत ही सामान्य, ये आप भी देखती होंगी। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? कई बार नाक में उंगलियां भी लोग डालते रहते हैं या गिर गए, चोट लग गई। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, देखिए, इसमें नाक की सफाई, नेजल हाइजीन, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर नाक बह रहा है तो वो नाक भरा हुआ है तो वो खुद से जाके साफ नहीं करेंगे। माँ बाप अगर मान लीजिए नहीं ध्यान दे पा रहे हैं तो वो नोज में इन्फेक्शन है, नाक बह रहा है, पीला रंग का पस जैसा आ रहा है, वो आ ही रहा है, तो धीरे धीरे इस तरह का क्रॉनिक इन्फेक्शन अगर बार बार होता है तो फिर वो ब्लीडिंग में भी कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, नाक में उंगली डालना, वो तो बच्चे करते ही हैं, और वही कि नाक का चमड़ी इतना डेलिकेट है कि छूने पल भर में भी वो बहुत ब्लीड कर जाएगा। जी। तो ये कई बार जैसे गिरते हैं, चोट लग जाती है, या नाक में उंगली डालने से जैसे आपने कहा कि खून निकलने लगता है, तो ऐसे में अगर यही कारण है सिंपली, तो फिर घर में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? बहुत बार मैंने ये देखा है कि जैसे ही नाक से ब्लीड होने लगता है तो लोग सबसे पहले
लेटा देते हैं। हाँ। तो ये बहुत गलत तरीका है। अच्छा। देखिए, सबसे पहले अगर नाक से ब्लीड हो रहा है तो जहां हमारी हड्डी और नाक का सॉफ्ट स्ट्रक्चर जहां खत्म होता है, वहां आप जोर से अपनी नाक को दबा के 5 से 10 मिनट तक बैठ जाना है। सबसे नॉर्मल तरीका नाक की ब्लीडिंग को रोकने का है कि उसको दबा के बैठ जाएं, लेटना नहीं है। लेटने से कभी कभी क्या होता है, जैसे नाक के पीछे से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो आपकी सांस की नली की तरफ जाएगा और या आपके खाने की नली की तरफ जाएगा। तो पहली चीज, कितना ब्लीड हो रहा है ये आपको समझेगा नहीं, आप वो ब्लड को स्वॉलो करते जाएंगे, वो पेट में चला जाएगा। दूसरा, कभी कभी मान लीजिए कि ब्लड है तो वो थक्का जमाएगा, वो क्लॉट हो जाएगा। अगर वो सीधा सांस की नली में गया तो वो क्लॉट क्रिएट करके आपको सांस लेने में परेशानी भी क्रिएट कर सकता है। तो बैठे रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन लेट जाने। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बिल्कुल कहा है। मैंने भी देखा कई बार लेटा देते हैं लोग और कई बार बर्फ लेकर उससे भी वो करते हैं। तो वो सही है या बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल, बर्फ लगाना बहुत सही तरीका है। बर्फ से ये है कि क्लॉटिंग जो होता है, थक्का जो जमता है, वो जल्दी जमेगा। अच्छा। और नाक को दबा के रखें और ऊपर से बर्फ लगाएंगे तो वो जो थक्का जम रहा है वो जल्दी जमेगा और ब्लीडिंग जल्दी रुकेगी। जी जी जी। तो ये तो सामान्य कारण हो गए जो बचपन में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इस समस्या को अगर हम गंभीर लेते हैं तो फिर ये जो नेजल ब्लीडिंग है, नाक से खून आना, ये कब कब हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, बहुत बार कई सालों से लोग ग्रस्त रहते हैं कि मुझे पिछले 10 साल से नाक से ब्लीडिंग होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें आगे उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा, हमें देखना होगा कि ऐसा क्या कारण है। या तो नाक में एलर्जी है, एलर्जी के कारण मस्से बड़े हो गए हैं, क्योंकि ये मान के चलिए कि नाक में कुछ भी होगा उसमें वैस्कुलैरिटी, जो उसमें ब्लड सप्लाई है, वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ब्लीडिंग वो छोटा मोटा ब्लीडिंग नहीं होगा, वो होगा कि लोग आते हैं कि एक थैली भर के ब्लीड हुआ, एक कटोरा भर के ब्लीड हुआ, उस तरह से नापते हैं। तो बेटर है कि अगर आपको बहुत सालों से ब्लीड हो रहा है या बार बार हर दिन हर दूसरे दिन हो रहा है तो आप या तो सीटी स्कैन करवाइए या अपने ईएनटी के पास जाके दूरबीन से एक बार नाक की जांच करवाइए, ताकि अगर कोई मस्सा है, कोई ट्यूमर है तो वो चीज़ डायग्नोस हो। इसको अगर आप छोड़ देंगे कि हाँ नाक से ब्लीड है, थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाता है, तो वो बीमारी अपने आप ठीक नहीं होगी, धीरे धीरे और बढ़ेगी ही। कई बार इसको लोग इग्नोर भी कर देते हैं, तो ये बाद में जाकर बिल्कुल घातक भी हो सकता है क्या? देखिए, ट्यूमर और कैंसर ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में कहीं पर भी हो सकती हैं, और ऑब्वियसली अगर नाक में कोई ट्यूमर होगा तो उसका पहला लक्षण नाक से ब्लीडिंग भी हो सकता है। नाक से ब्लीडिंग, नाक बंद रहना, जाम रहना, या नाक से कोई मांस जैसा बाहर आना, तो ये सारी चीज़ें लक्षण हो सकते हैं कि या तो नाक में एलर्जी के कारण मस्से बड़े हैं या जो मस्सा है वो कैंसर या कैंसर के जैसा चीज भी हो सकता है। अच्छा, मतलब इस ओर भी सोचना चाहिए और एक बार जांच के लिए जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसको हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा होता है और फिर ये घातक बन जाता है बाद में चलकर। तो इसमें जब अगर घातक हो ही जाता है तो फिर क्या ये इसका इलाज संभव हो पाता है, क्या करना पड़ता है? बिल्कुल, देखिए, अगर मान लीजिए कैंसर भी है तो उसका स्टेजिंग के हिसाब से वो पूरा इलाज संभव है। अगर छोटा, वही में है कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है और आप जल्दी चले गए, जल्दी कोई चीज़ छोटे में ही डायग्नोस हो गई, तो उसका 100% इलाज संभव है। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा कोई ट्यूमर, बहुत बड़ा कैंसर बना के ला रहे हैं कि कई 15 साल 20 साल का है, तो फिर उसका इलाज भी उस तरह से होगा कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, आगे चल के रेडियोथेरेपी या इवन कीमोथेरेपी भी लग सकती है। तो इसीलिए इग्नोर नहीं करना है कि नाक से ब्लीड है, सबको होता है, छोड़ दिया जाए, ऐसा ना ही करें तो बेहतर है। कोई बीमारी जितना जल्दी पकड़ में आएगा उसका उतना आसान इलाज है, जितना बाद में पता चलेगा उतने ही कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के लिए घातक साबित होते हैं। मतलब ये आगे चलकर काफी घातक भी हो सकता है, इसलिए इग्नोर तो बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। कई बार एक्सीडेंटल केसेस भी आते होंगे, उस केस में फिर क्या क्या संभावनाएं होती हैं और क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि नाक एक हमारा बाहरी निकला हुआ स्ट्रक्चर है, तो कभी 100 में से कम 50 to 70 केसेस ऐसे रहेंगे कि अगर हाथ में भी चोट लगी है तो उसके साथ में नाक पे चोट लगी है। तो नोज फ्रैक्चर बहुत ही कॉमन चीज है, और आइसोलेटेड नोज फ्रैक्चर तो कम ही होते हैं कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल सीधा नोज पे आके लगा, तो वो आइसोलेटेड फ्रैक्चर्स रहते हैं। नहीं तो अभी हाँ, ये चीज़ भी है कि बहुत सारे लोग जाएंगे और जैसे नाक का ब्लीड वगैरह सब रुक गया, उसके बाद एक्सरे कराएंगे, तो नाक का हड्डी का फ्रैक्चर, उसके लिए काफ़ी परेशान हो जाते हैं वो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि नाक की हड्डी के फ्रैक्चर के लिए भी 100% ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी की जाए।
अगर नाक का फ्रैक्चर, हड्डी का फ्रैक्चर है, डिसलोकेटेड नहीं है, वो फ्रैक्चर होके जगह पर ही छूट गया है, तो उसकी सर्जरी ज़रूरत नहीं है, वो जो नाक आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर ऐसा है कि चोट लगने के बाद में नाक बहुत ज़ोर से टेढ़ा हो गया है या नाक के अंदर सांस आनी बंद हो गई है, मतलब नेजल सेप्टम फ्रैक्चर हो गया है, तब स्थिति बनती है कि हम उसे सर्जरी करके इमीडिएटली उसको इम्प्रूव करें, उसको रिपेयर करें। अदरवाइज बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि हड्डी का फ्रैक्चर है, हमें सर्जरी कराना है, लेकिन उनको सर्जरी का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है क्योंकि वो डिसलोकेटेड नहीं है, तो उसे छोड़ा जा सकता है अपनी जगह पे। जी। तो और इसके अलावा अगर नाक से खून आने की हम बात करें तो और किन समस्याओं की ओर ये इशारा करता है? देखिए, ओवरऑल अगर हम लोगों का जो न्यूट्रिशन लेवल है, कोई मान लीजिए बहुत बूढ़े इंसान हैं जिनका जैसे चमड़ी पतला होता है, उसी तरह से नाक के अंदर का भी चमड़ी है वो भी पतला होगा, वो भी ड्राई होगा। तो ओवरऑल न्यूट्रिशन लेवल, आपका प्रोटीन लेवल, ये ज़रूरी है कि आपका हर चीज़ का जो एक कोलाजन स्थिति रहती है जिससे कि हमारा जोर बना रहता है ब्लड वेसल्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा है कि बिना किसी कारण के नेजल ब्लीड हो रहा है तो ब्लड टेस्ट करके हमें ये भी देखना होगा कि पेशेंट का यूरिया लेवल, पेशेंट का प्रोटीन लेवल, किडनी, लिवर, बाकी कोई और बीमारी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ब्लीडिंग टेंडेंसी है। लिवर में भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। या मान लीजिए अगर किसी को कार्डियक रिस्क है या उनको स्टेंट लगा हुआ है, खून पतला करने का दवा चल रहा है, उसमें भी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो पूरी हिस्ट्री लेकर बहुत सारी चीजें हैं जिनसे कि नेजल ब्लीड बढ़ सकता है। तो इसीलिए बाकी पूरा ओवरऑल बॉडी का भी चेकअप करना इस चीज में जरूरी है अगर आपको बार बार ब्लीडिंग हो रही है तो। बिल्कुल। तो ये तो जिस तरह से हर चीज के लिए, हर बीमारी के लिए हम कहते हैं कि संतुलित भोजन और सही हमारा स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, तो इसका भी बहुत सारा इसका भी प्रभाव पड़ता है कि नाक से खून भी आने की समस्या बार बार होती है। किन्हीं किन्हीं को बार बार होती है जी, तो उनके लिए कोई सावधानियां आप बता सकते हैं, क्या करें? हाँ, मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि जलनीति करिए। अगर आप ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ हवा ड्राई है, बहुत, अब तो गर्मी भी पड़ती है तो बहुत गर्मी पड़ती है, ठंड भी है तो बहुत ठंडा है, तो अगर नमी कम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या बहुत कम है, तो जलनीति एक ऐसा उपाय है जिससे एक तो नाक आपका मॉइस्ट रहेगा, दूसरा नाक के अंदर अगर मान लीजिए कोई एलर्जेंस जाके चिपक रहे हैं जिससे एलर्जी बने तो वो वॉश होते रहेंगे। दूसरा, जैसे हमारे दादी नानी लोग बोलते थे कि नाक में आप तेल डालिए, तो सरसों तेल नहीं लेकिन ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, नारियल तेल नहीं, सरसों तेल थोड़ा इरिटेंट होता है, उससे क्या है, जैसे बच्चों में आप डालते हैं तो वो एक बार में मिर्ची लगता है तो बच्चा दोबारा नहीं डलवाएगा। लेकिन ऑलिव ऑयल हो गया, नारियल का तेल हो गया, वो एक ऐसी चीजें हैं कि एक तो इनर्ट है, स्मेल भी ज्यादा नहीं है, बच्चा भी डलवा लेगा, और दूसरा नाक में अगर ड्राई है तो वो एक कोटिंग कर लेगा। तो ये दोनों उपाय मैं इवन अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप करिए, जलनीति और तेल डालना, ये आप कर सकते हैं अगर बाकी सब कुछ नॉर्मल है तो। बिल्कुल, मतलब ये सभी लोग कर सकते हैं। जिस मौसम में, किसी भी मौसम में जब लगता है कि नाक सूख रहा है और उस समय ज्यादा छींकने से या कई बार पपड़ी जम रहा है, पपड़ी जमती है, और कई बार लोग इतने छींकते भी बहुत हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है? देखिए, छींकने के पीछे वही है, एलर्जी, और मोस्ट कॉमन जो एलर्जी रहती है वो धूल, धुआं, धूप, इन्हीं सब चीज़ों से रहती है। तो ये हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप बाहर तो निकलेंगे ही, काम पे जाना ही है, घर में भी काम करना ही है, तो यही एलर्जी के ही पेशेंट में सबसे ज़्यादा जलनीति का मुझे असर लगता है कि क्योंकि अगर एलर्जन जाके नोज में या साइनस में चिपकेगा नहीं तो वो एलर्जिक रिस्पॉन्सेस क्रिएट नहीं करेगा, तो छींकना, नाक बंद रहना, उस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। बिल्कुल। तो ये जो नाक बहने, ये ब्लीडिंग की जो है, खून बहने की जो बात है, ये सामान्य भी हो सकता है और बहुत ही हानिकारक भी हो सकता है हमारे लिए। तो ये चूंकि नाक कान गला रोग हम लोग एक साथ बोलते हैं और आप उसकी विशेषज्ञ भी हैं, सर्जन भी हैं, तो ये एक साथ क्यों इसके स्पेशलिस्ट आप होते हैं? क्या नाक में अगर कुछ समस्या है तो वो कान, नाक, जैसे कि अब हम नाक के ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं, तो इसका असर अन्य भागों में भी दिखाई देगा? देखिए, ये चीज़ हमें देखना होगा कि नाक एक सेंट्रल स्ट्रक्चर है, नाक हमारे कान से भी जुड़ा हुआ है और नाक ही कंटिन्यू हो रहा है हमारे थ्रोट में। नाक जहाँ खत्म होता है वहाँ से हमारा गला चालू होता है। तो बहुत बार जैसे लोग आते हैं कि हमें गले में समस्या है, हमारा गला बार बार खराब होता है, एंड वो नॉर्मल गले का दवा ले
लेंगे, एंटीबायोटिक ले लेंगे, लेकिन जैसे ही दवा खत्म होगा उनको फिर से वो समस्या हो जाएगी। तो उसमें जनरली सोर्स जो होता है वो नोज होता है। अगर मान लीजिए नाक में एलर्जी है, नाक के अंदर इन्फ्लेमेटरी म्यूकस बन रहा है, वो थिक म्यूकस बन रहा है, तो वो आपके गले में टपकेगा। गले में टपकेगा तो वो एक खराश सा बना के रखेगा, आपके गले का जो इम्यूनिटी है वो लो करके रखेगा। तो और सेम चीज कान के साथ भी है। अगर मान लीजिए आपकी नाक बंद है, नाक में मस्से हैं, तो आपको कान भारी लगेगा, कान में सुनाई कम देगा। इवन कान में कभी कभी कफ जम जाता है नाक की वजह से। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि कान का समस्या सिर्फ कान का हो, वो नाक की वजह से हो सकता है। गले का समस्या सिर्फ गले की वजह से हो, वो नाक की वजह से हो सकता है। तो इसीलिए स्पेशलिस्ट का काम वही आता है। एक आप नॉर्मल डॉक्टर को दिखा रहे हैं और एक आप स्पेशलिस्ट को दिखा रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस वही है कि हम लोग सोर्स खोजने की कोशिश करेंगे कि आपका गला अगर बार बार खराब हो रहा है तो क्या कहीं नाक की वजह से तो नहीं, कान अगर बार बार बह रहा है तो कहीं वो नाक की वजह से तो नहीं। स्पेशली छोटे बच्चों में जैसे गले में टॉन्सिल रहता है, वैसे ही नाक के पीछे एक टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं एडेनॉइड्स। बच्चे का नाक बंद रहेगा लेकिन साथ में कान बंद रहना और कान बहना भी समस्या है। तो सिंपल कान में ड्रॉप डाल देने से वो बीमारी ठीक नहीं होगी। अनटिल एंड अनलेस आप नाक के जो पीछे मस्सा है उसको भी आप ठीक कर रहे हैं, तब तक वो कान का समस्या ठीक नहीं होगा। यही स्पेशलिस्ट का रोल आता है कि तीनों चीजें हमें एक साथ देखनी है। बिल्कुल। तो ये जो मौसम है अभी गर्मी का मौसम है, एक बदलाव का मौसम है, तो इस बदलाव के समय में ये जो नाक से संबंधित जो हम ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं, तो और क्या क्या परेशानियां देखने में आती हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जब भी मौसम बदलता है तो एलर्जी और वायरल इन्फेक्शन, ये तो बहुत कॉमन है। और वायरल इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि कोविड ही है, और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंजा वायरसेस, एडिनो वायरस, राइनो वायरस, बहुत सारे वायरसेस हैं जो हर मौसम में कई सालों से हम जूझते आए हैं। तो सबसे बड़ा उपाय जो है, अगर आप भीड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो मास्क पहनिए। आप अगर कोरोना से बच सकते हैं तो आप बाकी के वायरसेस से भी बच सकते हैं। तो मास्क, कभी शादी में जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, इतना अगर भीड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो आप मास्क पहनेंगे तो आधे से ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। दूसरा, एलर्जी भी, अगर आप रोड पे चल रहे हैं या कोई ऐसे धूल भरे इलाके में जा रहे हैं और मास्क पहन रहे हैं, तो एलर्जी के भी एपिसोड्स आपके काफ़ी कम हो जाएंगे। बिल्कुल, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। एक दर्शक बहुत देर के बाद हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, नमस्ते, कौन बोल रही हैं? हेलो, हाँ नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते। हाँ, ये पूछना था कि जैसे अभी गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा जब गर्मी हो जाती है तो अचानक नाक में खून आने लगता है। जी जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए और फिर से बोलिए। हेलो। हाँ जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए और फिर से सवाल करें। जी, मुझे ये पूछना था, जैसे अभी गर्मी के दिनों में जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हाँ, तो नाक में खून आने लगता है, तो उसका मतलब क्या वजह है और उसको कैसे ठीक करना? हाँ, गर्मी में नाक के वही जो हम अभी चर्चा कर भी रहे थे, तो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहला तो है गर्मी में आपको हाइड्रेशन अपना अच्छा रखना है। पानी पीते रहना है, या तो नींबू पानी, नारियल पानी, कुछ इस तरह का हाइड्रेशन आप अच्छा रखेंगे तो आपका नाक भी नहीं सूखेगा, मुंह नहीं सूखेगा। ओवरऑल हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ धूल मिट्टी काफ़ी उड़ रहा है, गांव में है या पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, एलर्जी का भी समस्या हो सकता है, तो नाक, एक तो मास्क, सिंपल चीज़, बल्कि मास्क ऐसी चीज़ है कि आप पूरे 24 घंटा तो आप नहीं लगा सकते। दूसरा, नाक में तेल डाल के रखिए, उसको हाइड्रेट करके रखिए। इवन अगर आगे की तरफ आप चाहें तो वैसलीन लगा सकते हैं, पैराफिन लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, ऐसी चीज जिससे आपका जो मॉइस्चर है वो ज्यादा उड़े नहीं, वो नोज के अंदर इंटैक्ट रहे। तो ये घरेलू उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो घरेलू उपाय शुरू में ही ठीक है, अगर इसके बारे में भी थोड़ी सी आप इन लोगों को जानकारी दे दीजिए कि अगर किस अवस्था में फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर कोई चीज बार बार हो रही है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। पहली बार अगर हुआ है किसी के साथ, बच्चे के साथ हो रहा है, तो ये आप घरेलू उपाय करके फिर आप अपने ENT डॉक्टर के पास जाके दिखा सकते हैं। लेकिन इन केसेस में स्पेशलिस्ट का जरूरत ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बार बार हो रहा हो ऐसा तो एक बार दिखा लेना चाहिए, ताकि आगे जो है वो ये समस्या गंभीर ना हो जाए। तो आपने बताया कि जिस तरह से कोरोना के समय हमने मास्क लगाया, तो ये आदत हमें बरकरार रखनी चाहिए। ये कई बार जो धूल है, मिट्टी है या एलर्जी होती है,
तो उससे हमें बचाव में ये करता है। तो ये जो नाक से संबंधित आपने बताया कि जब कोई अंदर में कुछ मस्सा वगैरह दिखाई देता है तो वो कैंसरस भी हो सकता है, आपने बताया। तो उसके कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए नाक के अंदर कभी भी कोई भी चीज ग्रो करेगी तो सबसे पहले वो नाक में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। अच्छा। नाक से सांस नहीं आना, एक साइड से सांस नहीं आना, या नाक से डिस्चार्ज होना कि हमेशा एक साइड का नाक बहता रहता है। अच्छा। और तीसरी चीज ब्लड आना। तो ये सब लक्षण है कि आपको ये सोचना होगा कि हमें आगे चल के उसको देखना है कि क्यों एक साइड से सांस नहीं आ रहा है। क्या सिर्फ नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से ब्लॉकेज है, या सिर्फ नाक में जो हमारे नॉर्मल मस्से होते हैं, टर्बाइनेज जिसे बोलते हैं, वो एलर्जी के कारण बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से है। यहाँ नाक में एक्चुअल कहीं से ग्रोथ है कि कहीं कुछ उग रहा है, उसकी वजह से है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी होती हैं। बिल्कुल। ये जो कैंसर है इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी आपसे हम अभी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले जो अभी आपने कहा नाक की हड्डी टेढ़ी है, उसके चलते भी ब्लॉकेज होता है, तो कई बार ये समस्या होती है, तो ये ठीक हो जाती है क्या? हाँ, देखिए नाक की हड्डी टेढ़ी भी एक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है। दूसरा, कभी ना कभी अगर नाक पे चोट लगा है तो अगर वो हड्डी टूटी है तो हो सकता है कि वो उसी पोजीशन के अंदर हील हो गई है, तो वो टेढ़ा रहता है। बचपन से भी टेढ़ा हो सकता है कि आगे चल के वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। लेकिन सेम चीज है कि उसके लिए भी 100% जरूरी नहीं है कि सर्जरी ही करना हो। अच्छा। अगर आपको कोई समस्या नहीं है और आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है तो उसे छोड़ा जा सकता है। अच्छा। लेकिन अगर ऐसा है कि नाक की हड्डी टेढ़ी है, एक साइड से पूरा ब्लॉक है, साइनस में भी इन्फेक्शन हो रहा है, मस्सा बड़ा हो गया है, तो फिर है कि सर्जरी करेंगे। अच्छा। और सर्जरी आजकल सब दूरबीन से होती है, लेजर से होती है, नाक के अंदर से होती है, बाहर से कुछ कट्स नहीं किया जाता है। और एक डे केयर सर्जरी है कि आप सुबह आइए, सर्जरी कराइए, रात को या अगले दिन मॉर्निंग में आप घर जा सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा वैसा सर्जरी नहीं है, रूटीन सर्जरी में आता है अब तो बहुत सारे लोग जैसे डर जाते हैं कि नहीं हमें सर्जरी कराना होगा, तो इसीलिए ऊपर से कोई कट्स नहीं, सब कुछ नोज के अंदर से दूरबीन के सहारे होता है। और जो जितना टेढ़ा पोर्शन है सिर्फ उसी को निकाला जाता है। पूरा ऐसा नहीं है कि सर्जरी के बाद में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारा नाक बैठ जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, नाक का शेप चेंज हो जाएगा, वैसे कुछ अब कुछ नहीं होता है। सब कुछ टारगेटेड होता है। बिल्कुल, अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसके माध्यम से बहुत ही सिंपल हो गई है सर्जरी। बिल्कुल ऐसी हो गई है कि आपको सामने से आगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ये कैंसर की बात आप थोड़ी सी हम करना चाहेंगे कि इसमें लक्षण के बारे में आपने बताया। इसकी जांच के बाद अगर पता चल जाता है कि कैंसर है तो फिर क्या, जैसे अन्य कैंसर्स के बारे में हम बात करते हैं तुरंत जांच ना आंच वाली बात है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या ये ठीक हो सकता है या फिर इसके भी क्या स्टेजेस होते हैं? हाँ, ये देखिए नोज एंड साइनसेस जो है वो बहुत बड़ा एरिया है। हमारे फेस में अराउंड 70% जो स्पेस है वो नाक और साइनसेस क्रिएट करते हैं। तो उसमें भी अलग अलग लेवल है। अगर मान लीजिए नाक के ऊपर है तो स्किन कैंसर भी हो सकता है, नाक के अंदर है तो अलग अलग टाइप का, या तो नेजल सेप्टम कैंसर है, टर्बाइनेट पे है, या कभी कभी साइनसेस का अलग से कैंसर होता है। तो बहुत अलग अलग लेवल पे अलग अलग, नाक के पीछे कैंसर होता है, नेजोफैरिंजियल कैंसर होता है। बच्चों में नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं जैसे एंजियोफाइब्रोमा हुए। तो वो डायग्नोसिस के वो लेवल्स रहते हैं कि बेसिकली फर्स्ट होता है कि कौन सी जगह का कैंसर है और दूसरा किस प्रकार का है। वो टिश्यू डायग्नोसिस में भी कई तरह के कैंसर होते हैं। नोज, साइनस, नेजोफैरिंग्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। बट सिम्टम सबका वही है कि या तो नाक से ब्लीडिंग होगा, या नाक ब्लॉक लगेगा, या नाक से डिस्चार्ज होगा। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो इग्नोर हो जाती हैं। तो ये इसीलिए, और नाक के अंदर कुछ भी रहेगा तो आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, परेशानी बढ़ती रहती है। लेकिन आप अगर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, तो उसका वो सटीक इलाज नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो ये जैसे अन्य कैंसर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि फिर जब एडवांस होता है या फिर अगर पहले हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो ठीक भी हो जाता है। तो इसके बारे में भी, ट्रीटमेंट के बारे में बताइए, क्योंकि लोग थोड़ा डर जाते हैं, कैंसर नाम सुनते ही पहले तो डर जाते हैं। तो कितनी जल्दी जाएंगे तो वो ठीक हो जाती है? सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है इसमें, या फिर दवा से भी ठीक हो जाता है? नहीं, वही मैं बोल रही हूँ कि अभी अगर किस जगह का कैंसर है उस चीज को देखना जरूरी है। जैसे नेजोफैरिंग्स में एकदम नाक के पीछे अगर कैंसर है तो वो दवा से ही उसको ठीक करना पड़ेगा। उस एरिया में ज्यादा हम लोग सर्जरी नहीं कर सकते। अगर नाक के टिप पर, नाक के ऊपर स्किन पे छोटा सा कैंसर है तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो वो जिस लेवल पे है, जिस जगह पे है, उसको डायग्नोस करके फिर बायोप्सी करके, टिश्यू डायग्नोसिस करके फिर उसका इलाज आगे संभव है।
बिल्कुल। तो ये नाक की ही अगर हम बात करते हैं तो यही कई सारे कैंसर्स होते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि बस उस पर हम ध्यान रखें कि किस तरह के लक्षण हैं और उन लक्षणों को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो हमारे पास अब मात्र 1 से 1.5 मिनट का समय रह गया है, तो चलते-चलते अगर आप अपने दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें ये ब्लीडिंग के लिए, या फिर जो भी आप अपनी ओर से कहना चाहें। नहीं, देखिए वही है कि बहुत सारे घरेलू उपाय हैं जो हम कर सकते हैं अपने नाक की ब्लीडिंग के लिए रोकने के लिए। लेकिन सबसे पहले अगर कोई भी आपको बीमारी है तो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट के पास जाएं ताकि एग्जैक्ट सटीक डायग्नोसिस हो सके। अगर ऐसा है कि नाक से ब्लीडिंग हो रहा है और बाकी और कोई परेशानी नहीं है, ना नाक की हड्डी टेढ़ी है, ना नाक में मस्से हैं, तो घरेलू उपाय से आपका कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अगर आगे कुछ पता चलता है कि नाक में कुछ है जिसे हमें आगे बढ़कर या तो सर्जरी करनी है या उसको डायग्नोसिस करना है, तो उस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी इन बातों को लोग ध्यान में रखेंगे और नाक से जो खून आना है उसको बिल्कुल सामान्य नहीं लेंगे और इसे इग्नोर नहीं करेंगे। जितनी जल्दी हो सके पहले तो घरेलू उपाय करें जैसा आपने बताया है, और उसके बाद नहीं तो फिर डॉक्टर के पास ज़रूर जाकर जांच और इलाज करा ले, ताकि ये समस्या जो है वो बिल्कुल शुरू में ही ख़त्म हो जाए, गंभीर नहीं बने। तो अब समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें, तो ये आपने बहुमूल्य समय अपना दिया है, अपना कीमती वक्त देकर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके माध्यम से लोगों को मिली है, तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।